हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी के। जी हाँ, 13 जनवरी की प्रथम शिफ्ट की एग्जाम हो चुकी है। इसमें किस प्रकार से जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का यहाँ पे रियल एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको 100% रियल एनालिसिस, जी हाँ 100% रियल क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनका यहाँ पे रियल एनालिसिस मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आगे की आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन और पुटअप हो सकते हैं, उसके आधार पर आप सभी को यहाँ पे जो एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों, आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना यहाँ से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू परिवार की तरफ से यहाँ पे पूरा किया जाने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बिना समय खराब करते हुए 13 जनवरी की प्रथम शिफ्ट के दोस्तों जो जीके के क्वेश्चन है उनका यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, कल की एग्जाम में पूछा गया यूपी का, जी हाँ, यूपी के सीएम से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। आज पूछा गया है राज्यपाल से। तो दोस्तों, यूपी का सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो कि दोस्तों लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के सीएम बनते हैं। और यहाँ पे जो यूपी के राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूपी की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल है जो कि यूपी की राज्यपाल है। तो दोस्तों, इनके अलावा आपको जो समस्त स्टेटों के भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल है कौन है। तो यहाँ से दोस्तों राज्यपाल से क्वेश्चन पुटअप होना आरंभ हो चुका है। तो अब यहाँ से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात की जाती है तो श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन, जी हाँ हरिश्चंद्रन है जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाती है तो बीडी मिश्रा, जी हाँ, जो ब्रिगेडियर है रिटायर्ड बीडी मिश्रा, उन्हें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के वह राज्यपाल है। असम के राज्यपाल की बात की जाती है तो प्रोफेसर जगदीश मुखी, जी हाँ जगदीश मुखी है जो असम के राज्यपाल है। बिहार के राज्यपाल की बात की जाती है तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात की जाती है तो सुश्री अनुसुईया उइके, जी हाँ अनुसुईया उइके है जो कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। गोवा के राज्यपाल के बारे में बात की जाती है तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, जी हाँ, जो गोवा के राज्यपाल है, गवर्नर है श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई है। और गुजरात के राज्यपाल की बात की जाती है तो श्री आचार्य देवव्रत है। तो दोस्तों, इस प्रकार के आपको समझते यहाँ पे जो राज्य के राज्यपाल सीएम पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कल का एनालिसिस, उसमें जो पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जी हाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि पूछी गई थी। यहाँ पे दूसरी जो तो आज की शिफ्ट में पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो यहाँ पे 1956 से 61 के मध्य में जो सेकंड प्लान, जी हाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है। तीसरी आती है 1961 से 1966 है। चौथी आती है 1966 से 1969 है। और जो दोस्तों यहाँ पे जो 1966 से 1969 के मध्य, जी हाँ प्लान हॉलीडे, जी हाँ इनके मध्य यहाँ पे हॉलीडे रहता है। और जो चौथा यहाँ पे प्लान आता है 1969 से 1974 के मध्य आता है। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए प्रथम प्लान से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, सेकंड प्लान से हो चुका है। तो आपके आगे आने वाली शिफ्ट में दोस्तों थर्ड प्लान और यहाँ पे दोस्तों जो हॉलीडे प्लान है यहाँ से और फोर्थ प्लान से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और दोस्तों, मेरा आपसे भी एक छोटा सा निवेदन है कि आपने यदि पंचवर्षीय योजना कवर नहीं की है तो दोस्तों यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो पंचवर्षीय योजना को यहाँ से कवर करके जाइएगा। बिल्कुल पंचवर्षीय योजना को कवर करके जाइएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि जनगणना, जी हाँ जनगणना का दोस्तों टॉपिक आपको कवर करके जाना है, यहाँ से भी दोनों टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से पुटअप हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो राज्यों के प्रमुख उत्सव त्योहार है उनसे भी एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है शास्त्रीय नृत्य, इंडिया के क्लासिकल डांस। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप जो शास्त्रीय नृत्य के टॉपिक को भी कवर करके जाइएगा दोस्तों। इनमें से शास्त्रीय नृत्य का और उत्सव और इन पे दोस्तों हमारा सेशन डाल दिया गया है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक्स आईक्यू पे। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों टॉपिकों को वहां से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक और एक 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाले। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना पर भी आपको जल्द ही दोस्तों यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगी, जनगणना पे भी जल्द ही क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है वह बृहद्रथ रहता है। और यह 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों जो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के शासन की। तो मौर्य साम्राज्य है जो मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जी हाँ वर्तमान का जो बिहार व बंगाल क्षेत्र है उसे मगध कहा जाता था। और इसमें जो मगध का एरिया है इसमें दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान का पटना शहर है, इसकी राजधानी रहती है। जो मौर्य वंश का संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक की बात की जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। उसके बाद
बाद में दोस्तों बिंदुसार आता है जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद में राजा अशोक आता है जो कि 268 ईसा से 232 ईसा पूर्व तक करता है, शासन करता है। और दशरथ मौर्य 232 से 224, संप्रति है जो 224 से 215, शालिकुक है जो 215 से 202, देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व, और शत्रुधनवा है जो 195 से 187 पूर्व, और जो बृहद्रथ है जो कि मौर्य राजवंश का, जी हाँ, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब दोस्तों मौर्य शासन जो है इससे आने वाले समस्त फैक्टों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समस्त फैक्ट आप सभी को बता दिए गए, तो यहाँ से दोस्तों कवर करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करें तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की हेडक्वार्टर की बात की जाती है तो नई दिल्ली, जी हाँ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की है जो कि पीटी उषा, जी हाँ, जो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाया गया है। और महासचिव के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता, जी हाँ, जो भारतीय ओलंपिक संघ के जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है, राजीव मेहता है। तो दोस्तों यहाँ से आगे आने वाली शिफ्ट में इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन छप सकते हैं, तो यहाँ से कवर करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार है। इसके बारे में कल भी क्वेश्चन पूछा गया, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला, जी हाँ, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो केरल है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जनगणना से भी, जी हाँ, जनगणना से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप भी जनगणना टॉपिक को बिल्कुल कवर करके जाइएगा, यहाँ से आपका 1 नंबर कवर होने वाला है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट रोज एनालिसिस करके यहाँ पे देख रहा है, तो एनालिसिस में देखने पर वो है जो अपनी एग्जाम में जो उसकी शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम होने वाली है, तो उसके दोस्तों अदर स्टूडेंट जिन्होंने एनालिसिस नहीं देखा है और जो स्टूडेंट एनालिसिस देख के जा रहा है उसके 5 से लेकर 6 नंबर तक का दोस्तों यहाँ पे अंतर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि 5-6 नंबर के दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको कवर करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संदर्भ में कि जो 1950 में संविधान लागू होता है उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो यह दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। और ये दोस्तों जो भारत के संविधान का भाग 4 क है, जी हाँ, भाग 4 क में जोड़ा जाता है। और इसमें भाग 4 क में दोस्तों आर्टिकल 51, जी हाँ, आर्टिकल 51 क जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत भारत में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं और इसे दोस्तों लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, इसमें लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। और जो मौलिक कर्तव्य है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों प्रभावी बनाए गए थे या जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। तो ये दोनों जो संविधान में एकमात्र जो संशोधन होता है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से होता है। और दोस्तों प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है। और इसमें जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, दोस्तों ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं मिला, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्यों के बारे में बात करें तो कूद नृत्य आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो कूद नृत्य होता है, कूद नृत्य। तो दोस्तों इनमें अंतर है जो केवल इतना है, एक कूद इस प्रकार से लिखा जाता है, एक कूद इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो कूद नृत्य है यह जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और ये कूद नृत्य है जो कि दोस्तों राजस्थान में ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो राजस्थान में दोस्तों जो ग्रासीय जनजाति है, जी हाँ, ग्रासीय जनजाति के द्वारा यह कूद नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कूद नृत्य है, दमल डांस है, रऊफ डांस है और वोगई नाच है, यहाँ पे बंड पत्थर डांस है, बच्चा व नागमा डांस है। तो ये दोस्तों समस्त जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। और यहाँ पे कूद नृत्य है जो राजस्थान में ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है और कूद नृत्य जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। जब कूद छोटी मात्रा है कू की तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आएगा, बड़ी मात्रा है तो कूद, तो यह राजस्थान में ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो बस्तर विद्रोह होता है 1910 में, जी हाँ, 1910 में बस्तर विद्रोह होता है। और बात करते हैं मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं गुंडाधर लाल
गुंडाधर लाल करेंद्र सिंह। तो दोस्तों दो व्यक्ति थे, गुंडाधर और लाल करेंद्र। इनके द्वारा यहाँ पे मध्य भारत में बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो आदिवासी विद्रोह किया जाता है उसका नेतृत्व गुंडाधर और लाल करेंद्र के द्वारा किया जाता है। विद्रोह का अन्य नाम दोस्तों, जो ये विद्रोह का है इसका अन्य नाम है भूमकल मूवमेंट। जी हाँ, भूमकल मूवमेंट भी इस बस्तर विद्रोह को कहा जाता है। और बस्तर विद्रोह का कोई विद्रोह है, बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में, जी हाँ 1859 में साल के वृक्ष को, जी हाँ साल के वृक्ष को बचाने के लिए यह विद्रोह किया गया था। और बीजापुर जिले में नागुल दोल्ला में इसका इन्हें नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। आगे आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उसके ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर 1937, जी हाँ 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 28 जनवरी 1950 को जो सामने आता है। जी हाँ, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना होती है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 28 जनवरी 1950 को यह आती है। और वर्तमान में दोस्तों बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, तो ये दोस्तों 50वें नंबर के हैं और ये धनंजय वाई चंद्रचूड़। जी हाँ, धनंजय वाई चंद्रचूड़ है जो कि भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है। मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जी हाँ मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज III के द्वारा 26 दिसंबर 1800 को की गई थी। और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात की जाती है तो 8 दिसंबर 1823 को की गई थी। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो दोस्तों हाँ पुटअप कर सकता है, तो यहाँ से आपको समस्त एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक शिफ्ट में दोस्तों दो क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एग्जाम में जाने से पहले केवल दोस्तों ये 3-4 टॉपिकों पे अध्ययन करके जाना है। पंचवर्षीय योजना हो या चाहे दोस्तों जनगणना हो, पंचवर्षीय योजना हो, जनगणना हो, यहाँ पे पर्व त्योहार हो और पर्व और त्योहार के अलावा दोस्तों जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ शास्त्रीय नृत्य, ये केवल टॉपिक दोस्तों आपको देख कर जाना है। यहाँ से जो आपको एक बार रिवीजन करके जाना है, रिवीजन करने मात्र से ही दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप अन्य स्टूडेंट के बदले में 4 से 5 क्वेश्चन यदि राइट करके आते हैं तो आपको अलग ही स्थान पर आप खड़े पाते होंगे। जी हाँ, 4 से 5 नंबर के अंतर में दोस्तों आप सभी को पता होगा कितना बड़ा अंतर होता है। तो इन टॉपिकों को केवल एक बार कवर करके जाइएगा। ये जो 4 टॉपिक बताए गए हैं यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। तो बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजना में पूछा गया है कि स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसमें दोस्तों स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 पर रहा। इस पे दोस्तों कृषि विकास पर बल दिया गया और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। सेकंड जो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आती है उसमें औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया। और चौथी में दोस्तों 2 यहाँ पे उद्देश्य रखे गए। पहला उद्देश्य रखा गया था स्थिरता के साथ विकास और दूसरा उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। तो दोस्तों यह है जो आपको समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, पीएम स्वनिधि योजना क्या है। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना से क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिले हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना। तो इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो थड़ी ठेले लगाने वाले होते हैं, उनको 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए तक का लोन है बिना किसी गारंटी के दिया जाता था। और ये कोरोना काल की, जी हाँ कोरोना काल की प्रधानमंत्री की यह योजना है। बात करते हैं 2020 में आवास व शहरी मंत्रालयों ने रेहड़ी पटरी वालों को न केवल ऋण देकर बल्कि समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए सशक्त बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर से आत्मनिर्भर निधि जिस योजना शुरू की गई जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक संप्रस्तिक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना है, ताकि आसपास के अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। और दोस्तों बात करें कि ऋण की जो नियमित चुकती करने पर 7% प्रति वर्ष की दर से यहाँ पे ब्याज अनुदान मिलेगा। और दोस्तों निर्धारित डिजिटल लेन देन करने पर प्रति वर्ष यहाँ पे 1200 रुपए तक कैशबैक भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो कोरोना काल के लिए जो दोस्तों स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए दोस्तों ये योजना पीएम स्वनिधि योजना लागू की गई थी। तो दोस्तों इसमें 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। आपको समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। और ये दोस्तों 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए यहाँ पे लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि 2018 एशियन गेम्स का मोटो क्या था। तो दोस्तों पिछली शिफ्ट में भी एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस शिफ्ट में भी एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। तो बात करते हैं कि जो एशियन गेम है इसकी मोटो या थीम के बारे में, तो एनर्जी ऑफ एशिया। जी हाँ, 2018 में इंडोनेशिया के पालंबर और जकार्ता शहर में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका मोटो है, थीम है एनर्जी ऑफ एशिया। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालंबर में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों 46 खेलों के 465 स्पर्धाएं यहाँ पे की जाती है। जी हाँ, 46 खेलों की 465 स्पर्धाएं की जाती है। उद्घाटन किन्होंने किया, जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की जिनका नाम जोको विडोडो के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। भारत में जो 2018 के एशियन गेम में रैंक रहती है वह 8वीं रैंक रहती है। भारत ने 16 गोल्ड जीते, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने कुल 70 मेडल जीते थे। फर्स्ट रैंक रहती है चीन की। जी हाँ, फर्स्ट रैंक चीन की, सेकंड रैंक जापान की और भारत की रैंक 8वीं रहती है 70 मेडल के साथ और 16 गोल्ड के साथ। और बात करते हैं 19वें जो एशियन गेम 2022 में हांगझोउ चाइना में, जी हाँ, जो होने वाले हैं, जो 2022 के होंगे, जिनका दोस्तों यहाँ पे आयोजन किया जाने वाला है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियन खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों उद्घाटन के बारे में बात कर चुके हैं, रैंक के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे पहली चीन की है, दूसरी जापान की है। 19वें एशियन गेम के बारे में बात कर चुके हैं, जो जापान में होंगे। और इसका जो 2023 में होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, जिनका मोटो रखा गया है हर्ट टू हर्ट। जी हाँ, मोटो रखा गया है हर्ट टू हर्ट। और ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द हांगझोउ 2022 एशियन गेम। और यदि ऑफिशियल स्लोगन की बात की जाती है तो वह हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, ये है दोस्तों इसका यहाँ पे मोटो रखा गया है। इसमें दोस्तों जो 2023 में होने वाले हैं उसमें 40 खेल शामिल किए गए हैं और दोस्तों 482 स्पर्धाएं होने वाली है। तो समस्त फैक्ट एशियन गेम से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी बने हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो लोकसभा सदस्य बने हैं, तो कौन से अभिनेता बने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था शत्रुघ्न सिन्हा या दोस्तों आसानुल। दोस्तों ये सभी दोनों है, जो कि दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा है जो कि आसानुल वेस्ट बंगाल से दोस्तों यहाँ पे लोकसभा सदस्य बनते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में शत्रुघ्न सिन्हा दिया गया था। यह पश्चिम बंगाल की जो आसनसोल लोकसभा सीट है उससे दोस्तों यहाँ पे जो लोकसभा सदस्य बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करते हैं जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विनियमित करती है। जी हाँ, जो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र है इसको विनियमित आरबीआई करती है। और आईबीआर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई की उधार दर और मार्जिन पर ऊपरी सीमा का निर्धारण भी करती है। तो दोस्तों जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनका दोस्तों जो ऊपरी सीमा के निर्धारण करती है ब्याज का, वह आरबीआई करती है। और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग डीएनबीएस को नियामक के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के विनियमन और परीक्षण की जिम्मेदारी भी दोस्तों आरबीआई की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आरबीआई नियंत्रित करता है। आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 13 जनवरी के, जी हाँ, 13 जनवरी के समस्त फर्स्ट शिफ्ट के समस्त क्वेश्चनों पर यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे समथिंग 15 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं। अब जो भी और क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो अंत में दिन के अंत में जो फुल एनालिसिस मिलता है 13 जनवरी की ऑल शिफ्टों का एनालिसिस मिलेगा, उस समय आपको समस्त क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। एक दिन में 4 शिफ्ट होती है, चारों शिफ्ट के यहाँ पे 80 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें दोस्तों 70 प्लस क्वेश्चन तो हमको यहाँ पे रियल मिल पाते हैं। और दोस्तों कई क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट के द्वारा भेजने में यहाँ पे गलती हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 70 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है वह जो दिन के अंत में मिलने वाली है, जो कि चारों शिफ्टों की, ऑल शिफ्टों की एक साथ होने वाली है। तो दोस्तों इसीलिए आपको कहा जाता है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के सभी वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना आपका सही समय पे साकार हो सके। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आपकी यदि आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो एक बार दोस्तों पंचवर्षीय योजना, जी हाँ, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको कवर करके जाइएगा, जनगणना को कवर करके जाइएगा, जनगणना को कवर करके जाइएगा। और जो पर्व उत्सव है, जी हाँ, भारत के मुख्य पर्व उत्सव को कवर करके जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इन समस्त टॉपिकों को आप कवर करके जाइएगा। इन दो टॉपिकों की तो जो वीडियो क्लास बनाई हुई दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाकर इन दोनों क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल दोस्तों आपके 2 नंबर तो इन क्लास को लेने पर कंफर्म होने वाले हैं। और पंचवर्षीय योजना और जनगणना पे भी आपको जल्दी क्लास मिलने वाली। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दिन के अंत में 13 जनवरी की ऑल शिफ्ट के जो रियल एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।